वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, बल्कि मुल्क को ख़ास तौर पे याद रखें। ये जो मामलात चल रहे हैं, दुआ करें खुश उसलूबी से सर अंजाम पाएँ। और जो भी हुक्मरान, अब मैं ये तो नहीं कह सकती आएँ, बल्कि आ चुके हैं, बस अब थोड़ा सा चीज़ें जो है वाज़ेह होनी बाकी हैं। हमारे लिए बेहतर हों, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हों, ये दुआ कीजिए। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। आज की खबरें क्या हैं? वजीर आला का सहाफियों से किया गया एक और वादा पूरा, सहाफियों को प्लॉट्स की अलॉटमेंट शुरू। इक्तदार के मुंतकिली का वक्त आन पहुंचा। पंजाब असम्बली का आज हलफ, नून लीग को मजीद 41 सीटें मिल गई। नौमुंतखब हुकूमत रमजान पैकेज की हतमी मंजूरी देगी। पंजाब हुकूमत का रमजान मुबारक के लिए 5 अरब का रिलीफ पैकेज तैयार। और इसके बाद जराइम का तोड़, सेफ सिटी में मसनूई जहानत और मबनी 3 सिस्टम मुताबिक। वेलकम बैक। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। हमने पंजाब असम्बली के आज के इजलास के हवाले से डिटेल में गुफ्तगू करनी है। इजलास की कार्रवाई जो है अब से कुछ देर में बाकायदा तौर पर शुरू भी हो जाएगी। हम उसकी तरफ आएंगे, लेकिन इससे पहले सहाफ़ियों के लिए जो बहुत बड़ा ऐलान किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे तमाम लोग जो हैं, वो चाहे कैमरामैन हैं, वो चाहे रिपोर्टर्स हैं, वो चाहे न्यूज़ रूम स्टाफ है, सब लोग इसमें शामिल हैं, तो सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। इसी तरह बाकी टीवी चैनल्स में भी तमाम लोग जो हैं वो सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे रिपोर्टर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। धुरे नायाब और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। मुबारक, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धुरे नायाब, आपसे आगाज़ करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बहुत मुश्किल काम था, वादे तो बहुत किए, परवेज़ राही हुकूमत में भी होते रहे, और जो बुज़दार साहब की हुकूमत, ये कितने सालों बाद सहाफ़ियों की सुनी गई है, जरा ये भी बता दें। ये बहुत साल लगे हैं। देखिए, फेज़ 2 की जो बात की जा रही थी, उसमें बहुत सारे प्रेस क्लब्स और बहुत सारे सहाफ़ियों का एक ही मुतालबा था कि प्लॉट दिए गए, और अब बहुत हो गई है। फेज़ 1 के बाद बहुत सारी जगह पड़ी थी, वहाँ पे कब्जे होने शुरू हो गए, लोगों ने वहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से काबिज़ हो गए, और वो सारी ज़मीन भी यानी जगह मौजूद होने के बावजूद। ये फेज़ 1 के बाद हुआ। ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुतालबा किया कि हमें लाहौर शहर में कहीं भी फेज़ 2 पे जगह अलॉट कर दी जाए, चाहे रायविंड साइड पे, LD सिटी की साइड पे, रूडा की किसी भी जगह दिया जाए। उस पर भी 2-3 हुकूमतें चली गई, उसका फैसला नहीं हो सका। शहबाज शरीफ साहब का भी वो दौर चला गया, बुज़दार साहब का भी दौर चला गया, परवेज़ राही साहब का भी दौर चला गया, ऊपर नीचे तब्दीलियां होंगी, लेकिन सहाफ़ियों को कुछ नहीं मिल सका। यानी वो जो कुछ न कोई भी ना कर पाए, वो निगरान पहले दिन से कह रहे थे कि मैं जाने से पहले ज़रूर मैं सहाफ़ियों का हाथ बटा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। वो पहले दिन से कहते रहे, और हम उनको वक्तन याद किसी ना किसी प्रेस टॉक पे करा देते थे कि सर याद है, कहते आप बेफिक्र हो जाए। मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन उसका टाइम है जनवरी से पहले नहीं होगा। अब उनके ज़हन में जनवरी का एक कॉन्सेप्ट था कि मैं जाते जाते सारी चीज़ों को पीछे वर्कआउट कर लूँ। ये नहीं था कि मैंने एंड पे जाके एक ऐलान करना है, पीछे चीज़ें मुनज़्ज़म करनी थी, वर्कआउट करना था। जो ज़मीन थी वो देखनी थी कि रूडा के पास मौजूद है या नहीं है, उसके बाद उसकी प्लानिंग किस तरह से करनी है। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने प्लॉटिंग की। प्लॉटिंग, उस ज़मीन पे जितने प्लॉट निकले वो कट साइज़ किए। ऑप्शन तो बहुत थी, आप 10 मरले और 15 मरले दे के सीनियर साफियों को भी खुश कर लेते, मिड कैरियर वालों को भी खुश कर लेते, जूनियर्स को भी कर लेते, लेकिन ज़्यादा लोग अकोमोडेट नहीं हो सकते। तो फिर ये फैसला किया गया कि 7 और 3 मरले करेंगे, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा बर्डन है वो हुकूमत ने अपने ऊपर लिया है। ठीक है। ये डाउन पेमेंट से लेके, किस्तों से लेके, जब पूरी आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक 80% के करीब जो है वो सरकार अपने ऊपर बर्डन ले रही है। और जो 20% है, तकरीबन ना होने के बराबर आप कह सकते हैं, वो कैलकुलेट होके वो आम बंदे पे जाएगा, और वो भी 10 साल के दौर में हम देखें तो ये बहुत बड़ी, वो भी 10 सालों में। अब लाहौर में पर मरला क्या चल रहा है वो तो आपको इरफान भी बता सकता है बड़ी आसानी से, कि इतनी महंगी ज़मीन हो चुकी है कि पूरे लाहौर में आपको, मेरा नहीं ख्याल कि 10 लाख रुपए फी मरला कहीं कम मिलता हो। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि आप इकट्ठे पैसे जमा करके ये प्लॉट ले सकते ना। ये बात बिल्कुल ठीक है जो आपने बात की कि कोई सोच नहीं सकता। और अगर सहाफ़ी कम्युनिटी की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि 95% जो जर्नलिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनमें जो भी सैलरी पर्सन है वो लोग हैंड टू माउथ हैं कि सैलरी आती है तो उसके बाद चली जाती है, और उसके आखिरी जो 10-15 दिन होते हैं वो मुश्किल से गुजरते हैं। और इस सूरत हाल में जैसे महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है,
उस तरह सैलरीज नहीं बढ़ रही तमाम इदारों की। बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ पे सैलरीज कहीं कहीं मान नहीं मिलती। तो ये इश्यूज़ के साथ सहाफ़ी क्या सोच सकते हैं कि वो अपनी छत बनाए? ये पॉसिबल ही नहीं था। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब, क्योंकि ख़ुद एक जर्नलिस्ट हैं और उनको हर एक शख्स की नेचर से भी वाकिफ़ हैं और उसके हालात से भी वाकिफ़ हैं कि सहाफ़ी किस तरह गुजारा करते हैं। तो उसके बाद उनका ये विजन था, क्योंकि सहाफ़ी जब भी कोई मीडिया टॉक होती थी तो वो पूछते थे कि पूरे पंजाब के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं तो सहाफ़ियों के लिए कर रही है। तो उसके बाद उनकी तरफ से ये, जैसे दुर्रे आपने बताया कि उन्होंने इस चीज़ की ठान ली थी कि वो सहाफ़ियों के लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे और अपना वादा जो है, जिस तरह उन्होंने बाकी वादे अपने पूरे किए, ये वादा भी पूरा किया। और लाहौर में जो अब तक की जो नॉमिनेशन हुई है, बैलेटिंग हुई है, उसके अंदर 1400 से ज़ायद ख़ानदान हैं। ये 1400 से ज़ायद ख़ानदान जिनको ये अपने घर के लिए वो छत फराहम की जा रही है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और ये 12-15 साल के बाद हुआ, नहीं तो आज से 10-15 साल पहले जो हुआ था उसके आज तक जो है वो इश्यूज़ जो है रिजॉल्व नहीं हुए। उसमें भी एक बड़ी ब्लेसिंग थी कि सहाफ़ियों को अकोमोडेट किया गया, क्योंकि सहाफ़ी एक पिसा हुआ तबका है कि कोई भी शख्स जो है वो जब चाहे, आप बहुत सी इंसिडेंट आपने देखे होंगे, कभी सहाफ़ी अगवा हो जाते हैं, कभी सहाफ़ी कत्ल कर दिए जाते हैं, कभी सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये जॉब सिक्योर नहीं थी। और इसी के साथ साथ जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये पॉसिबल नहीं था कि कोई भी सहाफ़ी इस सैलरीज़ के अंदर जो है वो अपने छत अपने लिए बना सके। कई ऐसे लोग, आज जब मैं ऑफिस आ रहा था तो उसमें बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले, मेरे कोलीग्स थे, जो लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और उनके चेहरों के ऊपर एक खुशी थी, एक इनर सेटिस्फेक्शन थी कि हम भी अब किसी जगह मकाम के ऊपर खड़े हैं। जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनके लिए देखें कितनी मुश्किल होगी कि इस सैलरीज़ के अंदर वो उन्होंने किराया भी देना है, बच्चों की तालीम भी करनी है, अपने मामलात भी चलाने हैं, घर का किचन भी चलाना है। तो ये बहुत मुश्किल था। ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई भी सैलरी पर्सन, सहाफ़ी जो है वो अपनी सैलरी में से कोई सेविंग करके अपने लिए को प्लॉट ले सके। तो मैं सकता हूँ ये ब्लेसिंग है। और इसमें 1400 से ज़ायद ख़ानदान अब तक अकोमोडेट कर लिया गया है। 1400 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके हैं। तो निगरान सीएम साहब को तो हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना ही चाहेंगे। तमाम सहाफ़ी बिरादरी भी इसकी मुस्तहिक है। बिलाशुबा हम अगर उन सहाफ़ियों की बात करें जो फील्ड में जाके काम करते हैं, मैं तो उनकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ और ये मेहनत का ही फल है जो सब लोगों को मिला है। थोड़ा सा इसमें रोल है, वो मैं दुरेना आपसे जानना। देखिए, मोहसिन साहब का पहले दिन से ये था कि एक तो प्लॉट्स तो देने हैं, वो तो उन्होंने सोच लिया था। अब किस तरह कट साइज़ करके सबको अकोमोडेट करना था, उसका फार्मूला भी वो तय कर चुके थे। वो ये भी चाहते थे कि बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए जिन सहाफ़ियों के प्लॉट अलॉट हो उनको बहुत ही नॉमिनल किस्त के साथ घर बनाने के लिए लोन दिया जाए। कि मतलब कि वो ऐसा इंटरेस्ट रेट हो कि आपको फील ही ना हो, 4%, 3%, 5% तक, जो भी आज तो 22%। यहाँ से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमने पंजाब असम्बली के इजलास की तरफ भी जाना है, लेकिन क्योंकि हम प्लॉट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, सो इसमें रूडा का क्या रोल रहा वो दुर्रे ने आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, रूडा का बड़ा प्राइमरी रोल है और इसमें रूडा ने ये इनिशिएटिव जो है वो चीफ मिनिस्टर के जब विजन के मुताबिक टेकअप किया, सबसे बड़ा पॉजिटिव उसमें ये था। और जो टास्क उनको दिया गया उन्होंने खुश उसलूबी के साथ उसको न सिर्फ पूरा किया, बल्कि उनका जो अपना प्रोफेशनल ब्लॉक है ऑलरेडी रूडा के अंदर डिज़ाइन, उसके अंदर अकोमोडेट किया। ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें 3-4 लोकेशंस जो हैं वो ज़ेर बहस है और वो फाइनलाइज तकरीबन उसमें से एक हो चुकी है। वो तो खुद गवर्नमेंट अनाउंस करे तो बेहतर है। लेकिन रूडा की तमाम अगर पोर्शंस की बात की जाए तो मुझे तो ज़ाती तौर पे तमाम पोर्शंस पसंद है। ठीक है। अगर आप बात करें तो रावी की इस तरफ जो पार्क व्यू के बैक साइड पे लगता है पोर्शन, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप बात करें लाहौर सियालकोट वाली वो जो एक लिंक है रिंग रोड से जाता है, वो वाला लिंक, उसकी भी एक पॉकेट पे बात की जा रही है, वो भी बहुत अच्छा पोर्शन है। अगर आप चहारबाग या उसके इर्द गिर्द की लोकेशंस देखें जो महमूद बूटी से आगे डायरेक्ट टू फेसिंग रिंग रोड है, वो पोर्शन भी बहुत अच्छा है। लेकिन बात फिर वो यही है कि आपकी प्लानिंग, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी और आपके जो गोल्स हैं, जिस तरह उन्होंने CBD में और रूडा में परफॉर्म किए हैं अब तक, चहारबाग उनकी डिज़ाइनिंग देखें आप, उनकी
जितनी भी आप बस ये बता दें जिस तरह से Infrastructure चारबाग है। में तेजी से काम हुआ उस तरह से ये काम भी तेजी से हो नहीं, ये जाएगा, बहुत- क्योंकि मैं लोगों की आंखों में एक ये उमंग देख रही लोगों को हूँ। ना थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है, कहते हैं कि हम 10 साल किस्त देंगे तो पता नहीं 10 साल, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 साल किस्तें दें तो आपको पोजेशन जो है वो 10 साल बाद ही मिले। ये ज़रूरी नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा। ठीक है, आपको 10 साल की किस्तों के दौरान अल्लाह करे को बेहतरी आए तो आपको 3 साल 4 साल के अंदर ही पोजेशन दे दिया जाए। चलें, that's really और great। अगर मोहसिन साहब जैसा कोई वज़ीर आला और आता, अभी तो मैं नहीं कह सकता कि मरीम साहबा किस तरह से साथियों के नहीं, हम जज्बात उम्मीद कर को सकते हैं। समझती हैं, तो अगर कोई उस तरह का वज़ीर आला आ जाए तो 3 साल से भी पहले मुमकिन है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने तो आपको बताया कि वज़ीर आला यहाँ हद तक सोच रहे थे कि हम इनको आसान एक साथ पर लोन भी दे दें ताकि ये अपना घर भी फ़ौरन बनाने के काबिल हो जाए। इनको जबरदस्त। 3% 5% जो कि अब एक्चुअल 23% में पहुंचा हुआ इंटरेस्ट रेट, हम इनको वो इंटरेस्ट रेट ऑफर करें जो इनकी बिल्कुल जेब पे भारी ना घुसे। ठीक है। अब कुछ लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि हमारे बहुत से कैमरामैन भाई ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह एक साथ देनी पड़ेंगी, कितनी एक साथ होंगी, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अब जी वो खुद कॉल करेंगे आपको, जिनका लिस्ट में नाम आ गया आपको बुलाएंगे, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी आपके साइन वगैरह करवाने हैं, उन्होंने डाउन पेमेंट के मुताबिक जो थोड़ा बहुत पोर्शन रखा है उसके मुताबिक, और किस तरह जमा करानी है, कौन सा अकाउंट नंबर होगा, वो करके आपको डाउन पेमेंट भी देनी पड़ेगी। सारी बात है। आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपके हैंड ओवर करेंगे और ओरिजिनल बंदे को ही हैंड ओवर होगा। ये कोई ये ना कहे जी कि मैं आप प्रोग्राम कर रही थी तो जाके हमारी प्रोड्यूसर आयशा ले आए, आयशा कहे जी कर रही है तो मैं को जी इरफान ले, ये नहीं होना। ओरिजिनल लेटर, ओरिजिनल अलॉटमेंट आपकी सारी फॉर्मेलिटी से उसी बंदे के नाम होती है जिसकी एंटाइटलमेंट होती है, जिसके नाम है, अदरवाइज कोई नहीं हो सकता। तो ये ख्याल रखें, और जिस वक्त कॉल रहे आ जाए उस वक्त जाए, और जब कॉल आना शुरू हो जाएगी तो लोगों को खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह आपकी लिस्ट है, मतलब कि माशाल्लाह आप तो चौथे नंबर पे हैं, तो जिस तरह लिस्ट है आपको तो चौथी कॉल आ जाएगी। तो अपनी बारी का इंतजार करें, जैसे कॉल आना शुरू हो जाए, और खुदा ना खासा किसी वजह से जाहिर बात है मोबाइल नहीं होते, मोबाइल बंद होते हैं, आप करते हैं, आपको अगर आगे पीछे लोगों की कॉल मसूल होती पता लगे तो आप खुद भी राब्ता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको हाँ, इस चीज से परेशान ना हो कि फलां को कॉल आ गई, मुझे तो अभी नहीं आई, जिनका नाम आ गया वो सब। और आपने देखा बड़ा वेलकमिंग उनका बिहेवियर है। जब हम फॉर्म भी जमा कराने गए तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया, ना सिर्फ डील किया बल्कि चाय भी पिलाई हमें और बहुत अच्छे के एहसास दिलाया कि कोई बात नहीं, वेलकम है। तो आप जाने में भी कोई हर्ज नहीं है कि बार बार जाके तंग करना, सरकारी दफातर में इस तरह उनके भी काम को डिस्टर्ब करना, वो अच्छी बात नहीं है। उसके लिए उसका एक आसान हल भी है कि आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है उसके ऊपर फोकस रखें कि वहाँ पे अपडेट जो है वो आती रहेंगी। कल जैसे कि लिस्ट जो है वो उसके ऊपर अपडेट कर दी गई, हर शख्स को पता चल गया कि उसके कौन कौन सा नंबर जो है वो मौजूद है, और खबर बाद में जारी की गई। इसी तरह बाकी चीज़ें भी सारी वेबसाइट के ऊपर अपडेट होंगी, और उसके साथ साथ उसका हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी उसके ऊपर मौजूद है वेबसाइट के ऊपर। जिन लोगों ने उससे रब्ता करना है वो कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो आपने जैसे बात की कि रूडा का इसमें क्या किरदार था, मैं ये बात करना चाहूँगा कि रूडा का बड़ा पॉजिटिव किरदार था। ऐसा पॉजिटिव किरदार कि बहुत अरसे से देखें, जैसे हमने पहले भी बात की कि इसमें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी एफ़र्ट्स की गई, उसमें परवेज़ लाई की तरफ से भी एफ़र्ट की गई, तो ये सारी एफ़र्ट्स तो थी, लेकिन उसमें रूडा नहीं था। जब रूडा को बीच में ऐड किया गया, वज़ीर आला पंजाब का विजन था, रूडा की इम्प्लीमेंटेशन थी, तो उसके बाद एक बड़ा जबरदस्त हसीन इम्तिजाज बना, प्रॉपर एक तरीके से हाँ, काम किया तो ये ख्वाब काम किया तो ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर लोग हुआ। भी और हम बतौर साफी भी, हम अगर एलडीए की बात करें तो हम इस तरह के अथॉरिटी से डरे हुए हैं कि यार यहाँ बड़े फ्रॉड होते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपसे करना भी ये था, बड़े फ्रॉड होते हैं, जब लोग किस्तें देते हैं और एक वो डर सा दिल में बैठ जाता है। देखिए यहाँ एलडीए में तो मतलब कि नॉन करप्ट और नॉन इस तरह की मेला प्रैक्टिसेस जो है वो अब मिसाल है, और हम लोग बतौर डरते हैं कि यार वहाँ पे अलॉटमेंट के ऊपर अलॉटमेंट, कोई एक क्लेमेंट 3 क्लेमेंट बन जाते हैं, ये चीज़ें बहुत होती हैं और डाटा सेफ नहीं होता। लेकिन रूडा में ऐसा नहीं है, यानी यहाँ पे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कब्जा हो जाएगा। रूडा के अंदर सारी चीज़ों को जो है वो काउंटर किया गया है, और जो पीछे अथॉरिटियों में गन मारा गया है, एलडीए हो गई, बाकी हो गई, उससे बहुत सारे लूप होल कवर किए हैं। रूडा बहुत सिक्योर है, सोसाइटीज के डसे हुए लोग इतने ज्यादा हैं। अगर रूडा सिक्योर ना होता और रूडा इतना ज़्यादा सेफ ना होता तो उनके सारे प्रोजेक्ट में 80% ओवरसीज इन्वेस्ट ना करते। आप अगर उनका डाटा लें, चहारबाग का, बाकी उनके प्रोजेक्ट्स का डाटा लें, तो उसमें सबसे ज़्यादा ओवरसीज उसके अंदर आ रहे हैं, और उनकी सीक्रेसी, उनकी कॉन्फिडेंशियल, उनकी चीज़ें, वो हर चीज़ रूडा की जिम्मे आज तक बाहर नहीं आई।
एलडीए में क्या है जी, एलडी सिटी या किसी भी प्रोजेक्ट में प्लॉट ले ले, पीछे डीनों के मैसेज या बिल्कुल फोन आने ऐसे शुरू हो बिल्कुल जाते ऐसे ही है, हैं। बिल्कुल आप कहते ऐसे हैं ही। यार ये हमारे नंबर पता नहीं कहाँ से और चला नहीं, गया। अगर इस पे निगरान सीएम साहब ने वर्किंग कराई है, उन्होंने सब चीजें देख के ही ये किया होगा, तो फिर एक बार फिर से हम तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहेंगे। और अब आपने इंतजार करना है, जैसे जैसे आपको कॉल्स मौसूल का प्रोसीजर होगा। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब से कुछ ही देर में पंजाब असेंबली की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। हम आते हैं जी इरफान की तरफ। इरफान, बाकायदा तौर पर इजलास की कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? आज की कार्रवाई कैसे शुरू होगी, क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें। देखें, अब इजलास अगर शुरू होता है तो इसके बाद फौरी तौर पर जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है वो रायशुमारी की जाएगी। इसमें खुफिया बैलेटिंग होगी। अच्छा, कारकुनों को मैं जितने भी नामजद लोग थे जाते देख रही हूँ, बड़े खुशगवार मूड में सारे जा रहे हैं, विक्ट्री के साइन बनाते हुए बिल्कुल। जा रहे हैं। आपने अभी कई इश्तिहारी मुल्जिम भी देखे होंगे जिसमें बिल्कुल। मियां असलम इकबाल भी वहाँ थे, लेकिन उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली हुई है। इसी तरह शेख इम्तियाज़ जो है वो भी इश्तिहारी मुल्जिम हैं, वो भी वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी मुतमिन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब हम ईवानों में बैठ जाएंगे तो उसके बाद हमारे मसाइल भी जो हैं वो कम होंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम जो बात कर रहे थे कि आज असेंबली का इजलास जब शुरू होगा तो उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनकी जो है वो इनकी वोटिंग होगी, खुफिया रायशुमारी, और उसके बाद इनका ये सब चीजें आज तय पा जाएंगी। और उसके साथ साथ कायदे ईवान जो है उनका भी आज जो है वो इंतखाब हो जाएगा। उसके बाद ये जितने हाउस जो है, तरीके से आप बता रहे हैं, ये ऐसे होगा नहीं वैसे। नहीं, ये ऐसे ही होगा। इजलास की जो हमने हमेशा कार्रवाई देखी है वो बड़ी वो बात आपकी ठीक है, लेकिन शराबा होता है। वो तो जब इजलास शुरू होगा तो फिर उसकी अलग की बातें, कहानियां चलेंगी कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। लेकिन अभी तो हाउस जो है वो ओपन नहीं किया जाएगा। अभी सिर्फ स्पीकर जो है सप्तान उनकी जानिब से ये हाउस जो है ओपन करके उसके बाद इसकी वोटिंग करवाई जाएगी। स्पीकर और ये पुराने स्पीकर थे, उनके साथ कंटिन्यू कार्रवाई आज की जी बिल्कुल। आज सप्तान खान जो है वही जो है वो इस इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद नया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इनकी अनाउंसमेंट जब हो जाएगी तो उसके बाद कायदे ईवान जो है उनको चुना जाएगा। राउत साहब जो स्पीकर्स के लिए नाम कह रहे हैं, गौर किया जा रहा है, उसमें उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा का भी नाम लिया है। हाँ जी, उस्मा बुखारी साहिबा का नाम भी लिया है। मजबूत तो मियां मुश्तबा शुजा रहमान है जी। उसके बाद अब जो नाम सामने राउत साहब जिस तरह कह रहे थे कि अभी फाइनल नहीं है, अंडर कंसिडरेशन में मरियम औरंगजेब साहिबा और उस्मा बुखारी, काफी चीजें छुपा के रखी गई हैं इस दफा। देखे ना, वो अब उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी हैं मरियम नवाज साहिबा के साथ, तो कुछ ना कुछ मिलना तो बनता है। ये तो बहुत ज्यादती होगी अगर दोनों खवातीन, लेकिन सिर्फ लेकिन नवाजने के अलावा काम भी तो देखना आपने के काम ये भी चीज अब ये चीज भी देखिए। अगर इसकी निस्बत मियां मुश्तबा शुजा रहमान साहब देखें तो वो पुराने लाहौर के रहने वाले हैं, हल्के को समझते हैं, सियासत को समझते हैं, बड़ा धीमा मिजाज और बड़े रीजनेबल पर्सन है। उनके साथ ओपोजिशन में अगर कभी कोई बैठता है, कोई उनके दीद लिहाज, आपको भी वो चाहिए जिसके आपका बाकी लोग दीद लिहाज भी तो करे ना। आपके अगर ओपोजिशन पे गले पड़ी हुई है, उधर कुर्सियां चल रही हैं, उधर किताबें फाड़ी जा रही है, तो कोई ऐसा बंदा भी बीच में है जो मीडिएशन करे। लेकिन आपको तो मरियम औरंगजेब साहिबा का मिजाज भी पता है, उसमें बुखारी वो साहिबा का खवातीन तो मेरा ख्याल है बराबर कुर्सियां चलाएंगी अगर वैसा हालात हो गया। लेकिन अगर हाउस चलाने के लिए और भी बहुत से अच्छे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ एक तरफ सीएम खातून होंगी, दूसरी तरफ स्पीकर खातून होंगी, मतलब देखे ये तो अभी सजेशंस हैं। हो सकता है कि जैसे नाम चल रहा है मलिक अहमद का, और जैसे मलिक अहमद का नाम भी जैसे दुर्रे ने आपने बात की कि स्पीकर ने तमाम हाउस को साथ लेके चलना है। उसने ऑपोजिशन की भी सुननी है, उसने हुकूमती जमात की भी सुननी है, उसने पूरे ईवान को साथ लेके चलना है। तो उसके लिए मलिक अहमद जो है तहम्मुल मिजाज, उसके लिए उनका नाम भी बड़ा जो है वो बड़ा रीजनेबल नाम है। और उसमें आप देखें कि पहले क्योंकि असम्बली में इन्होंने काफ़ी जो है वो मुद्दत गुजारी है, और इनका नाम ऐसा था मलिक अहमद का जो तमाम धड़ों के साथ मिलकर निगोशिएशन, जो बारगेनिंग या बाकी मामला जो हैं, इसको देखने में भी ये काफ़ी एक्टिव नज़र आए। इनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा, बड़ा पॉजिटिव रोल रहा। तो इसके लिए इनको नाम भी जो है वो शामिल है। अब देखना है कि इसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या जो है वो डिसीजन लिए गए हैं, क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ मरीम नवाज़ का फैसला नहीं होगा, इसमें मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और पूरी जो मुस्लिम लीग नून की जो काबीना है उसका ये फैसला होगा, और उसके बाद ये जो है डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये सारे डिसीजन अभी बड़े छुपा के रखे गए हैं, और ये फर्स्ट टाइम हुआ
कि चलिए, इतना कितनी देर छुपाए सीक्रेट जाएंगे, रखे। अभी सब कुछ हो जाना है। बिल्कुल। काउंटडाउन स्टार्ट। बिल्कुल हाँ, ऐसे काउंटडाउन ही है, स्टार्ट आप है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, हमने इजलास की कार्रवाई की तरफ भी आपको लेके चलना है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, आप कुछ नंबर गेम समझ लेते हैं। नून लीग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके तमाम नंबर पूरे हैं और जी अब तो डबल सेंचुरी की तरफ चली गई है बात। तो ये तो सादा अक्सरियत तकरीबन हो चुकी है। अब उस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला नहीं होगा और वहाँ पे कोई मुश्किल होगी। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा डिसेंट वे के साथ इनको इस असम्बली को अब स्टार्ट करना चाहिए, एक नई इब्तदाई इतने साल बाद। तो अब ये दोबारा अगर वही चैप्टर दोबारा दोहरानी है कि जी कोई वज़ीर आला को अंदर नहीं आने दे रहा, कोई बाहर नहीं जाने दे रहा, कोई वज़ीर आला, कोई स्पीकर आगे भाग रहा है, पुलिस पीछे भाग रही है, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक वज़ीर आला फ्लैटिस के अंदर अपना इजलास बुला रहा है, ठीक है, कोई बसों में जा रहे हैं हाँ, इकट्ठे होकर अब सब। ये आपने तयन करना है ना कि आपने इस ऐवान की बेहरुमती करानी है कि नहीं करानी, और यूनिटी लेके चलनी है, तो ऐवान के तकद्दुस की हिफाजत किस तरह करनी है। क्योंकि मैं जब आप लोग बताते हैं ना कि असम्बली का एक इजलास और एक दिन का खर्चा इतने इतने पैसे लगते हैं, और हम वो सुन के परेशान हो जाते हैं कि एक दिन की कार्रवाई पे कितने कितने मैं एक पैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं अभी आपसे ब्रेक में भी जिक्र कर रहा था कि उसमें एक एमपीए पे तकरीबन 21 लाख से ज़ायद जो है सालाना खर्च आता है। तो अगर आप उसी हिसाब से चलें, आप 200 की बात कर लें, 250 की बात कर लें एमपीएस पे, तो कितना खर्च आता है सिर्फ उनकी तनख्वाह मराद की मद में। और ये हमारे टैक्सों का अच्छा, पैसा उसके बाद उन्होंने आके ठहरना है, कहाँ ठहरना है, वो भी उनको अलाउंसेस मिलने हैं। उसके बाद उन्होंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस तरह रहना है, जितने दिन इजलास चलेगा हर दिन की अलग कैलकुलेशन है, वो उस 21 लाख सालाना में नहीं है। अच्छा, उस तरह से अगर देखा जाए तो फिर वला आलम के ये कैलकुलेशन भी करनी चाहिए कि आप सब कुछ करा के आपको एक एमपीए एक साल में कितने में पड़ जाता है। तो जहां आप ये खुशी मना रहे हैं, इनके चेहरों पे आप खुशी देख रहे हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है ना कि आवाम के चेहरों पे भी खुशी थोड़ी बहाल कराएं, वापस लाएं। बिल्कुल, सिर्फ अपना एक ब्रांडेड लुक और टिप टॉप ना देखें, अब लोगों को भी थोड़ा उस तरफ लाएं कि वो भी रिलीफ फील करें। बिल्कुल, ये सबसे बेसिक चीज़ है। देखें कि ये जितने भी लोग आज ईवान में बैठेंगे, ये वो लोग हैं जिनको अवाम ने वोट दिया, मुंतखब करके यहाँ तक लेकर आए, मुंतहिब किया, और उन्होंने उनसे उम्मीदें वाबस्ता रखी थी कि ये हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए काम करेंगे। ये वो लोग हैं जो ऐवान में बैठे हैं। ये वहाँ पे जाके अगर इसी तरह के जो पहले हम पिछले कई सालों से ड्रामे देख रहे थे कि ऐवान में कभी किसी को पकड़ लो, कभी किसी को उठा लो, कभी जैसे हमने बात की कि फ्लैटिस के अंदर इजलास होते रहे हैं, इन चीज़ों से अब मुल्क को निकालना चाहिए। ये जितने लोग बैठे हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं अवाम को, कि आपने इस अवाम से वोट लेकर यहाँ पे बैठे हैं, तो उनके लिए आपने क्या किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की आपने कि नहीं की, वहाँ पे बैठ के उनके लिए बात की या नहीं की, वहाँ पे बैठ कर कानून साजी की या नहीं की। वो सारी जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको अब छोड़ देना चाहिए और मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए। और अगर ये ईवान जो इनकी 300 से ज़ायद की तादाद होगी, ये वो लोग हैं जिनको एक एक वोट इन्होंने इकट्ठा करके एक एक शख्स ने अपना कंट्रीब्यूशन किया उसमें इनको यहाँ पर लेके आने में। तो अब अगर ये लोग जो हैं वो वहाँ पे लड़ाई झगड़े या अपने इश्यूज़ या अपने मुफादात को सामने रखेंगे, तो मैं समझता हूँ उन लोगों के साथ ज्यादती होगी जिन लोगों ने इनको वोट देकर बाद में भिजवाया। माजी में ये देखा गया है कि अब जो लोग एमपी बन के आ रहे हैं, मैं शेख इम्तियाज साहब की बात करता हूँ, वो वाइस चेयरमैन वासा आए तो उन्होंने नया डाला लिया, ऊपर नीली बत्ती विदाउट एनी कानून लगा के फिरते थे, और अपना ऑफिस उन्होंने एक इंटीरियर डिज़ाइनर से सेट करवाया, लाखों रुपए उस पर लगाए, फर्नीचर पर लाखों रुपए लगाए, और डाला लेके वो नीली बत्ती लगा के उनसे पूछते थे आप किस कानून के तहत फिरते हैं। वाइस चेयरमैन वासा के पास ऐसा कौन सा मजिस्ट्रेसी राइट है? कोई मजिस्ट्रेसी राइट होता है ना, कोई कानून है, ज़ाब्ता है। पीटी लाहौर के सदर थे ना वो, आप भी अपनी गाड़ी में बत्ती लगा के नीली जो है ना वो जा रही हो कि जी आप जा रही हैं, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, तो इस तरह की इमेच्योर हरकतें छोड़ दें। और इन्होंने जो हमारे उस वक्त दारे दोस्त थे, जाहिर बात है अब अल्लाह ने उनको एमपी करने का मौका दिया, तो अब वो लोगों का सियासी मुखालफिन को पीछा करना भी छोड़ दें। सही कहा, अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। आप तवज्जो सबको अपनी परफॉर्मेंस पे देनी होगी और आवाम को डिलीवर करना होगा, क्योंकि आपको मुंतखब करके यहाँ तक लेके आने में आवाम का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर आप आवाम का ही हाथ है, आवाम का ही हाथ है, और अगर अब आवाम को उनकी उमंगों के मुताबिक रिजल्ट ना मिला तो फिर आप आने वाले इलेक्शन के लिए भी तैयार रहिएगा। अच्छा जी, रमजान बाजार के हवाले से बात करनी है, एक कमेंट चाहिए। 5 अरब का रिलीफ पैकेज तैयार
किया गया है। दुर्रन आप एक कमेंट आपको चाहिए। जी, ये रिलीफ का पैकेज जरूर तैयार किया गया, लेकिन रिलीफ मिलेगा नहीं क्योंकि हमारे वसाइल 5 अरब से बहुत ज़्यादा है। और आप किस किस चीज़ पे सब्सिडी देंगे? आप सब्सिडी एक चीज़ पे देंगे तो फिर आपने हालत देखी है कि आप सब्सिडी अच्छी नीयत से भी दें, लेकिन वो इतना मिसमैनेज हो जाता है, बड़ा इम्तिहान यहाँ से वो शुरू हो इतना जाएगा। मिसमैनेज हो जाता है, इतना मिसमैनेज हो जाता है। उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी लाहौर की, उस पर पुलिस काबू नहीं रख पाती, लोग जो है बिफर जाते हैं। प्रॉब्लम अब आप कोई नया मैकेनिज्म लाएं, उसको देखें कि पीछे क्या फेलियर थे, और अब हम नए मैकेनिज्म में लोगों को सब्सिडी किस तरह दे। 5 अरब तो आटे में नमक के बराबर है, हमारे मसाइल महंगाई से बिल्कुल आपने सही कहा ना। ये 5 अरब रुपया मेरे ख्याल में रमज़ान बाज़ारों पे लगाना या इस तरह पैकेज लगाना, ये भी जो है वो 5 अरब रुपये आवाम तक नहीं पहुंचता, वो कई और जगहों पे चला जाता है। कि हम अगर ये लग ही जाए पूरा 5 अरब आवाम तक, शायद कुछ समरात ये मिल 5 अरब रुपया एक सजेशन है, अगर अब मान सके, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट के पास भी ये सजेशन पहुंची थी कि जो बिजली के यूनिट इस्तेमाल करते हैं 300 से कम, उन लोगों को डायरेक्टली उनके बिलों के अंदर रिलीफ दे दिया जाए ताकि हर घर तक ये रिलीफ पहुंच सके, ताकि कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो कि डायरेक्ट समरात डायरेक्ट पहुंचे। समरात इरफान पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, दुर्रन आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि बच्चों से हम स्टार्ट कर लेते हैं, बच्चों के दांत जो हैं वो टेढ़े हैं। जब बच्चों के दांत टूटते हैं उसके बाद जब नए दांत आना शुरू होते हैं तो अक्सर बच्चों के दांत टेढ़े आ जाते हैं, या एक दांत के ऊपर एक और दांत, डबल टीथ जिसे कहते हैं, वो हो जाता है मसला। फिर इसके साथ साथ कुछ लोगों को लगता है कि दांत बहुत ज़्यादा आगे हैं बच्चों के। सो इसके लिए इलाज कब से करना चाहिए? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको लगे कि बच्चों को दांतों को जो है वो टेढ़ापन है तो उनको सीधे करना चाहिए, या फिर बच्चों के दांतों का इलाज करवाना चाहिए? इसके साथ साथ बड़ों में अगर ये मसला अगर कोई फील कर रहा है कि जी दांत आगे की तरफ ज़्यादा है या टेढ़े हैं, सो उनका इलाज कैसे मुमकिन है? कुछ लोग कहते हैं जी हम इलाज कराएं, पेन बिल्कुल ना हो। कुछ लोग कहते हैं हम ब्रेसेस लगाएं, वो नज़र बिल्कुल ना आए। ऑब्वियसली आपने मूव भी करना है सोशली, तो कुछ लोगों को बड़ा ये कंसर्न होता है। तो इसके लिए नई टेक्नोलॉजी क्या मौजूद है, जदीद इलाज क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे जी। हमारे साथ डेंटिस्ट मौजूद है, डॉक्टर एनी हसन खालिद, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बच्चों से स्टार्ट कर लेते हैं। अब किस तरह से कुछ चीज़ें जो आप बताना चाहेंगी कि अगर बच्चों में दांतों के हवाले से ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको कंसर्न होने और डेंटिस्ट के पास जाना है? बहुत शुक्रिया ना, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि अब हर दूसरा बच्चा या तीसरा बच्चा हमारे पास जो रिपोर्ट होता है वो यही पेरेंट्स की शिकायत होती है कि दांत टेढ़े हो गए या दांतों के ऊपर दांत आ गया। ये शुरू जो मसला है ये होता ही उस एज से है कि आप बच्चों को इनिशियल स्टेज में जब फीडर्स देते हैं, हम तभी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करते हैं कि जी आप ब्रेस्ट फीड पे बच्चों को रखें, क्योंकि जो निपल्स हैं, स्पेसिफायर्स हैं, शुरू में अगर आप बच्चों को चूसनी है या आप निपल्स वगैरह या बॉटल फीड कराते हैं तो उसकी निपल की वजह से आपका जो पैलेट है नैरो होने लगता है। जब नैरो होता है तो दांत जब आते हैं तो वो उठे हैं या आगे की तरफ आते हैं। दूसरी बात, जब हमारे दांतों का एक टाइम होता है जब दांतों ने शट ऑफ होना होता है, एट द एज ऑफ 5 और 6, 5 या 6 साल की उम्र में दांत आपके टूट के दूध के नए आ रहे होते हैं। तो जब दांत टूट के नए आ रहे होते हैं तो बाज़ों का दांत दूध के गिरते नहीं है और अपने दांत इरप्ट होने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो क्योंकि शुरू से यही सुने आ रहा है कि जी दांत गिरेंगे अपने आएंगे, तो उसको हम इतना फील नहीं करते। बट जब दांत आ रहा है और दांत शेड ऑफ नहीं हुआ तो ज़रूर कंसर्न शो करें कि ये दांत क्यों नहीं गिरा। दूध के दांत को गिरना चाहिए तभी अपना दांत इरप्ट होगा। आप उसको जगह नहीं देंगे तो वो गलत या रॉन्ग डायरेक्शन में इरप्ट हो तो जाएगा, बट जब तक वो दांत आपका दूध का निकलेगा नहीं, वो अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब आपको लगे कि आप बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चों के दांत टूट ही रहे और नए आ रहे हैं तो डेफिनेटली डेंटिस्ट के जाएं, और डेंटिस्ट ही आपको रिकमेंड करेगा कि आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास, क्योंकि इट्स वेरी अर्ली, कि बहुत छोटी स्टेज इस वक्त तो आप ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट बच्चों के वो मिल्क टीथ निकाल सकते हैं कि जो परमानेंट टीथ को रॉन्ग डायरेक्शन में इरप्ट होने को अलाउ कर रहे हैं। जी, यानी आपको ये छोटी एज में कंसर्न होना है और डेंटिस्ट के पास जाना है। जी। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें, कुछ पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा जी एक स्पेसिफिक एज में आके फील हो रहा है बच्चे के दांत ज़्यादा आते हैं, so, उसके लिए ब्रेसेस वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। सो ये इफेक्टिव हैं? किस तरह से आप इस पे आप कहना चाहेंगे? देखें, हम रिकमेंड करते हैं ब्रेसेस की जो प्रॉपर एज है वो 10 to 14 है। एट द एज ऑफ 10 टिल एज ऑफ 14 आइडियल एज है, क्योंकि उसमें हमारा डेंटिशन कंप्लीट हो चुका होता है, परमानेंट ऑलमोस्ट आ चुके होते हैं। दूसरा ये कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें लग रहा होता है कि दांतों में स्पेसेस हैं, जब बच्चों के दांत अगली डकलिंग स्टेज में होते हैं, जब दांत टूट रहे होते हैं, पुराने और नए आ रहे होते हैं दूध के, तो उसमें पेरेंट्स
आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आइदर दांत ब्रेसेस की तरफ जाएंगे या नहीं। उसमें हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप जब कंप्लीट इरप्शन हो जाए, हाँ ऐसी कोई हैबिट नहीं है उसके अंदर, थम सकिंग की हैबिट बहुत बच्चों में होती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल पेंसिल है या किसी को सक करने की आदत होती है, मोस्टली थम सकिंग बच्चों को सोखते हुए आदत होती है कि हम अंगूठा, उससे वो अगर हैबिट्स हैं तो हम इनिशियली उन्हें कहते हैं हैबिट ब्रेक्स तो करवाएं अपनी बच्चों की, हैबिट ब्रेक करवाएं। अगर वो हो जाती हैं तो उसके बाद 10 साल की एज में हमारे पास बच्चों को लेकर आए, अगर हैबिट ब्रेकर्स लगवाने हैं तो वो हम लगवाते हैं, और उसके बाद अगर हमें लगता है कि बच्चों को ब्रेसेस की ज़रूरत है तो 10 से 14 साल आइडियल एज है कि हम बच्चों को ब्रेसेस की तरफ ले जाते हैं। और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 7 ब्रेसेस की केयर क्या करनी पड़ती है? टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर, साल से 2 साल मैक्सिमम, बट डिपेंड करता है आपकी सिवियरिटी ऑफ योर केस, आपकी माइल्ड क्राउडिंग है, आपकी सिवियर क्राउडिंग है, आपकी मेल इरप्शन है, कैसे दांत हैं, क्या आपकी बोन इशू है, क्या आपकी सर्जिकल प्रोसेस तो नहीं है, बट ये डिपेंड करता है। बट आइडियली साल से 1.5 के अंदर हम केस फिनिश कर देते हैं विद लाइनर्स और रिटेनर, सॉरी। और इसके अलावा पेनफुल एसच नहीं है अंटिल आपकी इसमें एक्सट्रैक्शंस ना हो, पेनफुल नहीं है, प्रोसीजर पेनफुल नहीं है। वाला जो आपका सारा प्रोसेस चल रहा हो तो उसमें केयर क्या करनी पड़ती है? केयर ये कि आपको उसमें ब्रशिंग अच्छी करके अपनी ओरल हाइजीन को बहुत मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक फॉरेन पार्टिकल पे मुंह में रख के बैठे हैं, अगर आप उसकी अच्छी से केयर नहीं करेंगे तो आप उसके साथ एसोसिएट प्रॉब्लम कर लेंगे, गम्स आपके इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे, खाना अगर फंसा रह जाएगा तो ब्रेसेस उतरने के बाद डिकेड दांतों में कीड़ा लग जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपकी हिडन स्पेसेस में खाना रह जाएगा और आप दांतों को सफा सही नहीं करेंगे तो वहाँ पे ब्रेसेस तो ऑफ करवा लेंगे, मगर या डिके का इशू हो जाएगा या आपके गम्स वीक हो जाएंगे, सेंसिटिविटी हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम एसोसिएट करते हैं। ब्रेसेस में ऑप्शंस क्या-क्या होती हैं? कुछ फिक्स भी होते हैं, कुछ आप रिमूव भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं, बेस्ट क्या है? पहले फंक्शनल अप्लायंसेस होते थे जो बच्चों को उतारने चढ़ाने वाले ब्रेसेस होते थे, तार लगा देते थे तालू की प्लेट के साथ, बट वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई है, अब तो ये नहीं होती। अब हमारे पास मेटल ब्रेसेस हैं, सिरेमिक ब्रेसेस हैं, लिंगुअल ब्रेसेस हैं। लिंगुअल ब्रेसेस है कि जबान के दांतों के बैक साइड पे ब्रेसेस लगते हैं, ऑब्वियसली जो नजर ना आना चाहिए, बट वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। और फिर हमारे पास अब आ गए हैं अलाइनर्स भी, जो कि आपके इनविजिबल ब्रेसेस हैं जो आपको नज़र नहीं आते, बट डिपेंड करता है पेशेंट की पॉकेट और पेशेंट की क्या वो चाहता है, बजट आपका मैटर करता है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं अब एक स्पेसिफिक एज में आके भी, दांत टेढ़े बहुत हैं, सो कुछ लोगों के दांतों में स्पेस होता है, तो उनको किस तरह से इलाज? ब्रेसेस की कोई एज नहीं है, आप 50 साल की उम्र में भी लगवा सकते हैं, आप 14 साल की उम्र में भी लगवा सकते हैं। जो मैटर करता है वो आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, प्लस आपकी ओरल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर ओरल हेल्थ अच्छी है, आप स्मोकर नहीं है, आप को डायबिटीज़ नहीं है, आपको कोई और इशू नहीं है, तो वो आप किसी भी एज में एट द एज ऑफ 50-60 भी ब्रेसेस लगवा सकते हैं। आपने ओरल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, तो ओरल हेल्थ के लिए हमने करना क्या है ये भी देखिए। ओरल हेल्थ हमारा ये कि हमें ओरल हेल्थ का इशू पता ही नहीं कि दांतों को ब्रश कैसे करना है, ये हम बहुत, मैं वही कहती हूँ, बहुत रिपीटेड हमारी गुफ्तगू होती है हमेशा, बट हमें पता ही नहीं ब्रशिंग कैसे करनी है, हमें इनिशियल ब्रशिंग ही पता नहीं है। तो ब्रशिंग अच्छी करें, 1.5 से 2 मिनट का टाइम होता है, अगर आप अपने सारे क्वाड्रेंट कवर करेंगे, राइट लेफ्ट अपर लोअर, तो हमें 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा अच्छा ब्रश करने में। फिर उसके माउथ वॉशेज़ हैं, माउथ वॉशेज़ नहीं यूज़ कर सकते तो नीम गर्म पानी ही रात को सोने से पहले ज़रूर रिंस करके सोएं, कि अगर आपके कोई हिडन स्पेसेस में खाना फंसा रह गया है तो वो वाटर प्रेशर के साथ निकल जाए। वाटर प्रिक्स आती हैं कि आप अपने वाटर प्रिक करें कि आपके इंटरडेंटल स्पेसेस में कुछ फंसा रह गया है, फ्लॉसिंग है, ये चीज़ें हैं, अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो 50% प्रॉब्लम से ज़्यादा आपके वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे इशू जो ओरल हेल्थ है। बाकी जो सिस्टमेटिक इशू है, लाइक आपके ब्रेसेस हैं, दांत टेढ़े हैं, ये ब्रशिंग से ताल्लुक तो नहीं है इनका, बट अगर ये भी करेंगे तो आपका ब्रेसेस का भी और भी ट्रीटमेंट का टाइम कम हो सकता है अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन होगी। ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपकी ओरल हेल्थ के लिए आपके दांतों का मजबूत होना, चमकदार होना, अब चाय कॉफ़ी पीने वाले लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनको किस तरह से केयर करें? देखिए, चाय कॉफ़ी पीना हमारे आम रूटीन का हिस्सा है, जितने हम अब हमारे वर्क आवर्स लेट हो गए हैं, नाइट टाइम शिफ्ट्स हो गई हैं, सब कुछ पीना खाना हम रोक नहीं सकते। फिजी ड्रिंक्स बहुत कॉमन हो गई हैं, फिजी ड्रिंक्स और चाय कॉफ़ी को थोड़ा सा कम करें, और अगर आप कम नहीं कर सकते तो इमिजिएटली आप ये जब ले लेते हैं चाय कॉफ़ी तो इमिजिएटली उसके 2 से 3 मिनट बाद दांतों को ब्रश नहीं कर सकते तो रिंस कर लें और ज़रा फिंगर की मदद से दांतों की सरफेस को रब कर लें, ताकि वो कोई रेमिनेंट्स, कोई निकोटीन, कोई कैफीन,
कोई आपके चाय कॉफ़ी के फिजी ड्रिंक्स के धब्बे जो हैं वो सस्टेन ना करे अंटिल आपका लास्ट ब्रश होता है। तो जब आप कुल्ली करेंगे और कुल्ली करके जरा एक सादा ब्रश फेर लें, सादा ब्रश भी नहीं फेर सकते तो फिंगर से रब कर लें कि आपके जो स्टेन्स हैं या जो भी पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल हैं वो आपके दांतों पे स्टिक ना रह जाए। सही। अच्छा, हम बड़ा कंसर्न रहते हैं कि ब्रश अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, टूथपेस्ट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आपको ब्रश और टूथपेस्ट लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है? हम कोई ब्रांड रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आपको किन चीज़ों को देखना है अगर आप ब्रश अपना लेने जा रहे हैं टूथपेस्ट? हमें तो मोस्टली ये लोगों को पता नहीं होता कि हमें ब्रश यूज़ कौन सा करना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा कि वो हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं कि शायद हार्ड ब्रश करने से दांतों का जो पिलाहट है या जो कोई कटार कैलकुलस अपेयर हो गया वो उतर जाएगा। उससे नहीं होता। आप जितनी हार्ड ब्रशिंग करेंगे, जितना हार्ड ब्रिसल्स वाला ब्रश लेंगे, वो आपका इनेमल ख़राब कर देगा। इनेमल ख़राब होगा तो सेंसिटिविटी आ जाएगी। माइल्ड मीडियम ब्रश लेना चाहिए। बच्चों के लिए सॉफ्ट ब्रशेज़ होते हैं, मगर हार्ड ब्रशेज़ स्मोकर्स के लिए होते हैं, बट उनको भी टेक्निक बतानी चाहिए कि कैसे करना चाहिए। बिल्कुल खींच के ब्रश नहीं करना चाहिए वरना आपको इनेमल ख़राब कर देगा। जो पेस्ट है, नॉर्मल पेस्ट हमारे जो हैं वो फ्लोराइड बेस्ड होते हैं, कैल्शियम बेस्ड होते हैं, मिनरल्स होते हैं और अदर कंपोनेंट्स होते हैं। हमें ये तो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये होनी चाहिए। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर आपका ब्लीडिंग गम्स है, सेंसिटिविटी है, हेलोटोसिस, मुंह से बदबू का इशू है, उससे अलग अलग और भी मार्केट में पेस्ट हैं रिगार्डिंग दीज इशू, तो फिर वो हमें पेस्ट लेने चाहिए। वरना जो नॉर्मल पेस्ट हैं उसमें हमें कैल्शियम, फ्लोराइड, मिनरल्स और बाकी चीज़ों को चेक करना चाहिए। माउथ वॉश का क्या रोल होता है, मुझे वो बता दीजिए। माउथ वॉश में आपके ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि जो एटलीस्ट आपके मुंह में हिडन स्पेसेस में अगर फूड पार्टिकल रेमिनेंट्स रह गए हैं, हम बाज़ों का ब्रश करते हैं तो पीछे हमारे जो बैक साइड के दांत हैं वहाँ पर हम ब्रश बहुत अच्छे से नहीं पहुँचा सकते। तो माउथ वॉश जो है वो एटलीस्ट उधर पहुँच कर, पानी है उसका फ्लो वहाँ पहुँचकर एटलीस्ट वहाँ अगर खाना फंसा होता है तो वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज कर देता है। आपका खाना अगर फंसा है तो एटलीस्ट वहाँ पे डिके, वहाँ पे आपका कैलकुलस स्टार डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्लोअर कर देता है। होता तो है बट वो बहुत स्लोअर हो जाता है और एटलीस्ट आपके मुंह से फ्रेश ब्रेथ भी आती है और आपका मुंह में कोई भी पार्टिकल अगर ऐसा रह जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगी, ज़रूर अपने बच्चों को पे नज़र रखें कि उनके दांतों में क्या इश्यूज़ हैं। ब्रश जब करवाने की बच्चों की छोटी एज है तो पेरेंट्स को खुद अपनी गाइडेंस में ब्रश करवाना चाहिए। और अगर किसी किस्म का कोई स्पॉट देख रहे हैं ब्राउन या ब्लैक तो डेंटिस्ट के पास पहुँचें। मे बी वो कैविटी हो जो कि फिर प्रोलॉन्ग होकर बड़े ट्रीटमेंट की तरफ जाए। एटलीस्ट एक डेंटिस्ट को ज़रूर कभी साल में एक दफ़ा विजिट करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे आपके अपने एरिया का कोई भी डेंटिस्ट हो। एटलीस्ट इनिशियली आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना है, आपने किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाना है, वो फर्दर है। पर एटलीस्ट एक डेंटिस्ट को जरूर वो जो आपको इनिशियल एक चेकअप है वो जरूर कराना है और बच्चों का लाजमी कराना है और इन चीज़ों पर आपने गौर करना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।